तो अब हम सबसे पहले पी वेव के बारे में पढ़ेंगे। पी वेव जो है वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन को बताता है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन को शो करता है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या होता है? अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, डिफ्लेक्शन मतलब होता है विचलन मतलब कि फ्लक्चुएशन। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मिड लाइन है जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। उसके ऊपर आपको एक गोलाकार नोट मिलता है, गोलाकार पिच मिलता है, गोल के आकार का राउंड या फिर पॉइंटेड आपको मिलता है, और ये ऊपर की ओर मिल रहा है इसलिए अपवर्ड। और इसमें अब वो सीधा जा रहा है, सीधे के बाद वो विचलित हो गया, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जो पहला मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करता है, पी वेव। पी वेव जो होगा ये एट्रियल को, ये जो डीपोलराइजेशन जो होता है, ये डीपोलराइजेशन किस में हो रहा होता है? एट्रियल में। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। पी वेव जो होती हैं, पी वेव का जो पूरा टाइम पीरियड होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। इसमें ये 3 mm, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होती, नॉट मोर देन 3 mm। इससे ज़्यादा जो है ये नहीं होता है। पी वेव इस बात को इंडिकेट करता है कि एट्रियल क्या हो रहा है? एट्रियल में डीपोलराइजेशन हो रहा है। जैसे ही जो है SA नोड में वेव आती है, इम्पल्सेस आती हैं, तो उसके कारण जो है पूरा राइट जो एट्रियल होगा वो उसमें क्या हो जाता है? वो पूरा उसमें फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, वो जो होगा अपने काम में आ जाएगा। तो इसके कारण आपको एक पिच मिलेगा। ये पिच जो होता है, एक नोड जो होती है, या तो पॉइंटेड होती है या फिर राउंड होती है। इसकी ऊंचाई जो मिलेगी ये 3 mm से ज़्यादा नहीं होती, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। मान लेते हैं कि यही वेव जो है उल्टी हो जाए, ये जो पी वेव है ये उल्टा हो जाए, मिड लाइन के नीचे आ जाए। अगर मान लेते हैं कि पी वेव जो होगा वो अपोजिट हो जाए, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि SA नोड में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर आ गया है, जिसके कारण जो है SA नोड में इम्पल्सेस नहीं आ पा रहे हैं। तो अब एट्रियल का जो डीपोलराइजेशन है, एट्रियल में जो डीपोलराइजेशन है वो SA नोड के कारण नहीं होगा, वो कौन करेगा? AB नोड के कारण होगा। AB नोड में इम्पल्सेस आएंगी, तब कहीं जाके आपका एट्रियल क्या होगा? डीपोलराइज होगा। ये अगर हमारा पी वेव अपोजिट होता है, ये तब की कंडीशन होती है, तब का ये बोला जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है अब पी वेव, जिसको हमने PQRST में समझा है। P जो होता है वो एट्रियल को रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है। QRST जो होता है वो वेंटिकुलर को बताता है, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन को बताता है। तो इसमें अब हम देखते हैं QRST। तो QRST जो होता है ये वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट करता है। इसका जो अधिकतम टाइम पीरियड होता है, इसका एवरेज टाइम पीरियड जो होता है वो 0.43 सेकेंड का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये पूरे के पूरे जो है वेंटिकुलर में क्या करेंगे? डीपोलराइजेशन करेंगे। कहाँ पे रीपोलराइजेशन है ये हम देखेंगे। ये पूरा जो है QRST में डीपोलराइजेशन ही होता है। जब आप U में जाएंगे तो उसमें रीपोलराइजेशन होगा। तो QRST जो होता है वेंटिकुलर, जितनी भी फिजियोलॉजी होगी वो वेंटिकुलर में होगी, इसलिए इसको वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इसमें सारे के सारे में डीपोलराइजेशन होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका Q। तो Q वेव जो होती है, Q वेव जो होता है ये वेंटिकुलर सेप्टम जो होगा इसकी फिजियोलॉजी को इंडिकेट करता है। तो जब जो है AB नोड में इम्पल्सेस आती हैं, तो AB नोड में जब इम्पल्सेस आती हैं तो उसके कारण जो है, क्योंकि AB नोड जो होता है वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के वेंट्रल साइड पे होता है। तो जैसे उसमें इम्पल्सेस आती हैं तो उसके कारण जैसे ही लास्ट होते जाता है तो उसके कारण जो होगा वो हीस के बंडल वाइब्रेट होंगे, तो इसके कारण जो है वेंटिकुलर सेप्टम में वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो Q वेव तब उत्पन्न होती है जब वेंटिकुलर सेप्टम में इम्पल्सेस आएंगी। जब इंटरवेंटिकुलर सेप्टम मतलब कि वेंटिकुलर को डिवाइड करने वाला जो पट है, जो सेप्टम है, उसमें जब इम्पल्सेस आती हैं तो Q वेव उत्पन्न होता है। ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन को बताता है
किसके कॉन्ट्रैक्शन को बताता है? ये जो होता है इंटरवेंटिकुलर, जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है उसके कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। जो वेंटिकुलर को डिवाइड करने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जो वेंटिकुलर को डिवाइड करने वाला जो सेप्टम है, जो दरवाज़ा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये इंडिकेट करता है। इसी के कारण जो होगा आपको क्यू वेव उत्पन्न होती है। और ये वेव जो होती है निगेटिव होती है। जैसे पी वेव जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव वेव किसको बोला जाएगा? पॉजिटिव वेव को आप रफली ऐसा समझ सकते हैं, जो मिड लाइन के ऊपर है वो पॉजिटिव होता है। हालांकि यहाँ पे कैथोड व इलेक्ट्रोड के चार्जेस को इंडिकेट किया जाता है। चार्जेस के आधार पे जहाँ पे जो है जहाँ पे आपको प्लस आयन की मात्रा अधिक मिलेगी उसको आप पॉजिटिव कहेंगे, जहाँ पे माइनस उसको आप निगेटिव कहेंगे। तो इसमें जो होगा ये निगेटिव वेव्स होती हैं, ये निगेटिव वेव होता है क्यू वेव। वहीं पे जो पी वेव होता है वो पॉजिटिव वेव होता है ये। लेकिन क्यू वेव जो होता है वो निगेटिव वेव होता है। और ये इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। ये जो होगा इसमें जो क्यू वेव जो होते हैं ये उन जीवों में आपको क्लियर नहीं मिलेगा अगर आप जो है ऐसे जीव का ईसीजी करते हैं जिसमें वेंटिकुलर सेप्टम जो है फुल्ली डिवाइडेड नहीं है। जैसे कि एम्फीबिया है, जैसे कि पीसेस हैं, उसमें अगर आप उनका ईसीजी करेंगे तो आपको क्यू वेव क्लियर नहीं मिलेगा। ये उनमें क्लियर दिखता है। क्यू वेव उनमें ही पाया जाएगा जिसमें आपको इंटरवेंटिकुलर सेप्टम डिवाइडेड मिलेगा। जिनमें नहीं डिवाइडेड है उनमें आपको ये क्लियर नहीं दिखेगा। अगला होता है आपका पी क्यू के बाद आप आते हैं आर वेव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वेव है, एक पॉजिटिव वेव है। ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, विचलन दिखाता है, काफ़ी लंबा होता है, बहुत लंबा इसमें जो है आपको विचलन दिखाई देगा। ये काफ़ी फिक्स होता है, इसका जो विचलन होता है काफ़ी फिक्स होता है, काफ़ी स्थिर होता है और क्लियर होता है। इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, एम्पलीट्यूड मतलब ऊंचाई से है, ये काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी हाई होता है। ये कहाँ पे होता है? जस्ट आफ्टर क्यू के बाद, क्यू वेव के जस्ट आफ्टर होता है, क्यू वेव के जस्ट बाद होता है। ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वेंटिकुलर के जो मसल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है। कौन से वेंटिकुलर के? राइट वेंटिकुलर के। राइट जो वेंटिकल है, राइट वेंटिकुलर के फिजियोलॉजी मतलब कि डीपोलराइजेशन। राइट वेंटिकुलर के डीपोलराइजेशन के कारण कौन सा वेव उत्पन्न होता है? आर वेव उत्पन्न होता है। आर वेव जस्ट आफ्टर क्यू वेव के कारण, क्यू वेव के आफ्टर होता है, जस्ट जो है क्यू वेव के बाद होता है। तो ये जो होगा आर वेव जो होता है, इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है बहुत हाई होती है। ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर को इंडिकेट करेगा। तो आर वेव काफ़ी महत्वपूर्ण वेव है। ये एक पॉजिटिव वेव है, एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को बताता है। ये वेंटिकुलर के डीपोलराइजेशन को बताता है, बहुत ही क्लियर है। इसकी एम्पलीट्यूड जो होती है काफ़ी हाई होती है, जस्ट आफ्टर क्यू वेव के कारण होती है। जस्ट आफ्टर क्यू वेव हुआ उसके जस्ट आफ्टर होता है। इससे जो है कौन सा वेंटिकुलर डिपोलराइज होता है? राइट वाला पोर्शन, राइट। तो पी क्यू आर में ये आर जो होता है राइट वेंटिकुलर को डिपोलराइज करता है। आर वेव के बाद पारी आती है एस वेव की। आर वेव के बाद पारी आती है एस वेव की। दो पी आपने देखा, क्यू नीचे था, आर सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड दिखाता है। उसके बाद आती है एस वेव की। ये एस जो है आपको दिखाई देगा, एस नीचे की ओर आपको दिख रहा है। एस के बाद आपको टी दिखेगा। तो एस भी जो है वेंटिकुलर को ही बताएगा। एस वेव भी जो होता है ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकल दिखाता है, बट कौन से पोर्शन की? लेफ्ट वेंटिकल के डिपोलराइजेशन को शो करता है। ये कौन से वाले भाग को? लेफ्ट वाले भाग को। ये जस्ट जो है आर के बाद होता है, जस्ट आर वेव के बाद आपको दिखाई देगा। ये जो होगा लेफ्ट वेंटिकल के जो पोस्ट बेसल जो भाग हैं, पोस्ट बेसल किसको बोला जाता है? पोस्ट मतलब पीछे की ओर, बेसल मतलब कि नीचे की ओर, नीचे मतलब आधार की ओर, आधार मतलब कि जो आपका ये जैसे ये वाला आपका वेंटिकल है,
तो ये इस वाले पोर्शन को इंडिकेट करेगा। तो पोस्ट बेसल कॉर्नरी जो पल्मोनरी कोनस है, पोस्ट बेसल पल्मोनरी कोनस है, इसको क्या करता है, ये इसको इस वाले भाग को ये वाइब्रेट करता है। पोस्ट बेसल कॉर्नरी वाले भाग को ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण जो होगा पूरा वेंटिकल क्या होगा, लेफ्ट वेंटिकल में डीपोलराइजेशन होगा। तो राइट के डीपोलराइजेशन के कारण आर उत्पन्न होती है और लेफ्ट के डीपोलराइजेशन के कारण जो उत्पन्न होती है वो एस होती है। तो ये हुआ पी क्यू आर एस। इसके बाद जो आप अगला देखेंगे वो होता है टी वेव। जो अगला देखेंगे वो होता है टी वेव। तो टी वेव जो होता है आर वेव के बाद आपको मिलता है एस, तो आप जो है टी वेव आपको मिलेगा। तो जो टी वेव होता है ये एस और टी के बीच एक आपको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मिलेगी। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन वे है जहाँ पे जाके मिड लाइन में मिल जाती है। तो एक आपको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है पी और क्यू के बीच मिली थी और आपको एस और टी के बीच मिली थी। तो इसी तरीके से आपको एक विचलन मिलता है। तो एक आर तरंग के बाद जो है, आर तरंग के बाद एस आता है, आर वेव के बाद एस आता है। तो ऊपर की ओर देखेंगे तो आर वेव के बाद जो है एस वेव के बाद आपको आर के बाद एस आएगा और एस और टी के बीच आपको एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मिलता है। इस आइसो इलेक्ट्रिक के जस्ट बाद आपको जो एक पॉइंट मिलेगा, जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, जो आपको विचलन मिलेगा, उसको टी वेव कहा जाता है। ये जो है ये भी जो है राउंड होता है। इसका वेव जो होता है राउंड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसका जो एवरेज टाइम पीरियड होता है वो 0.27 सेकेंड का होता है। ये किस बात को बताता है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये इस बात को बताता है कि वेंटिकल का जो बेसल पॉइंट है, जो नीचे वाला भाग है, जो बेस भाग है, इस भाग में बेसल पार्ट में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये बेसल पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये बेसल भाग को बताएगा। तो वेंटिकुलर अब जो है इसके जस्ट बाद जो होगा, इसके वेंटिकुलर की बेसल पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अब जो होगा ये कैसा होगा, ये रीपोलराइज होगा। तो अभी हम उसमें आएंगे कि कब वहाँ पे जो है वो रीपोलराइज होगा। तो ये जो टी वेव जो होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का पॉजिटिव वेव होता है। तो अब जो है हमारा हार्ट के एपेक्स वाले पॉइंट से लेके, एपेक्स मतलब ऊपर वाले पॉइंट से लेके हमारा जो बेसल पॉइंट है यहाँ तक भी क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। ये जो टी वेव होता है, ये टी वेव ये क्लियर उनमें दिखता है जो जिनका हार्ट मतलब कि जिनका हार्ट अभी एडल्ट है। जो एडल्ट होते हैं उनमें टी वेव क्लियर दिखता है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, जैसे जैसे हम ओल्ड एज की ओर बढ़ते हैं, उस वैसे वैसे हमारा जो टी वेव जो होता है वो फ्लैट होते जाता है। ये टी वेव जो है राउंड और क्लियर तब दिखेगी जब हम एडल्ट रहते हैं। जैसे जैसे हम जो है नीचे की ओर, जैसे हमारी एज होती जाएगी तो ये कैसा होते जाता है, ये जो होगा ये आपको फ्लैट मिलेगा। ये जो टी वेव जो होता है ये वेंटिकुलर के रीपोलराइजेशन को बताता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकुलर। लेकिन कब, जब ये टी वेव के लास्ट पॉइंट में, टी वेव जो है पूरा आपके रीपोलराइजेशन को नहीं बताता है। आप ये बताएंगे कि टी वेव की जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है वैसे वैसा ख़त्म होते होते जो है रीपोलराइजेशन होता है, क्योंकि जो बेसल वाला पॉइंट जो होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण जो होगा ये रीपोलराइज्ड होगा। तो ये है आपका रीपोलराइजेशन कहाँ पे क्लियर होता है, यू में। आप ये बताएंगे कि टी वेव जो होता है बेसल भाग के कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। अब कॉन्ट्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है कि वो डीपोलराइजेशन है। तो टी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन को ही क्लियर करता है, डीपोलराइजेशन, री नहीं, डीपोलराइजेशन। लेकिन जैसे ही जो है टी वेव लास्ट पॉइंट में पहुंचता है कि हमारा वेंटिकुलर जो होगा वो रीपोलराइज्ड होता है। असली जो रीपोलराइजेशन होता है वो यू वेव में होता है। तो टी वेव क्या को बताया, टी वेव जो होता है ये डिफ्लेक्शन को बताता है। किसके डिफ्लेक्शन को बताए, मतलब डिफ्लेक्शन होगा, विचलन होगा, क्या को क्लियर करेगा, वेंटिकुलर का बेसल पॉइंट है, बेसल भाग जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये इस बात को इंगित करता है। ये पॉजिटिव वेव है
पॉजिटिव मतलब धनात्मक वेव है, इसके कारण जो होंगे इस QRST के कारण हमारे एपेक्स से बेसल भाग तक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका रहता है। इसका एवरेज टाइम पीरियड जो होगा वो 0.27 सेकेंड का होता है। अब आपके पास क्या आता है, अब आपके पास यू वेव आता है। यू वेव क्या होता है, जस्ट टी वेव के बाद होता है। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये जो है रीपोलराइजेशन को बताता है। किसके रीपोलराइजेशन को बताता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के रीपोलराइजेशन को बताता है। तो ये वेंट्रिकुलर कंडक्शन में रीपोलराइजेशन को शो करेगा, रीपोलराइजेशन को क्लियर करेगा, रीपोलराइजेशन को बताता है। तो ये होता है आपका यू। तो इसके कारण तो हमारे पास P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, लेकिन P Q R S T U हो गया। इसके कारण वापस से फिर P होगा, फिर Q होगा, फिर R, फिर S, फिर T, ऐसे आपको ग्राफ मिलते जाएंगे। तो अब दो PP के बीच का इंटरवल देखते हैं, इसे कहा जाता है PP इंटरवल। इसे क्या कहा जाता है, PP इंटरवल। तो PP इंटरवल जो होता है ये 2 P वेव के टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है, जो सीक्वेंस में होना चाहिए, जो सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। और ये क्या बता रहा होगा, एट्रियल के डीपोलराइजेशन को बता रहा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर दिख रहा है तो ये मतलब एक पी के बाद दूसरा पी का जो टाइम पीरियड है, या पी के बाद जो है एक पी के बाद जो पी जो होगा वो उसका नोड जो है ऊपर नीचे हो गया, या जैसा भी होगा, किसी भी प्रकार का जो फ्लक्चुएशन है वो एट्रियल की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो PP इंटरवल जो होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है। अगर ये स्मूथ वे में एक पी के बाद फिर दूसरा पी उसके जस्ट उसके सीक्वेंस में आ रहा है, तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारा एट्रियल सही क्लियर काम कर रहा है। दूसरा होता है PR, दूसरा होता है PR इंटरवल। P और R का, P से लेके R का, PQR में अब P से लेके R की जो इंटरवल है उसके बारे में बात करें तो ये जो P वेव से स्टार्ट होता है और QRS में से R तक पहुंचता है, QRS में से जो R तक ये पहुंचता है। ये किसको बताएगा, ये SA नोड के इम्पल्सेस से लेके वेंट्रिकुलर की फिजियोलॉजी तक को मेजरमेंट करता है। ये SA नोड के इम्पल्सेस से स्टार्ट होता है और वेंट्रिकुलर की फिजियोलॉजी के मेजरमेंट को बताता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है नॉट मोर देन 0.13 होता है। 0.13 से अधिकतम आपको ये 0.17 या 16 तक ये पाया जाता है। तो ये टाइम पीरियड जो होगा ये एट्रियल से लेके वेंट्रिकुलर के टाइम पीरियड को ये क्लियर करता है। अगला होता है QRS इंटरवल। QRS इंटरवल जो होता है ये बताता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। वेंट्रिकुलर का जो डीपोलराइजेशन है इसको ये क्लियर करते हैं। इसका टाइम पीरियड 0.08 सेकेंड से 0.1 सेकेंड तक होता है। 0.08 सेकेंड से 0.1 सेकेंड तक होता है। अगला होता है QT जो होता है ये सिस्टोल टाइम होता है। इसका टाइम पीरियड 0.3 सेकेंड का होता है। ये Q से स्टार्ट होता है और T तक जाता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है ये Q से स्टार्ट होगा और T तक जाएगा, तो ये जो है इसका टाइम पीरियड 0.36 का होता है।